ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। CH1 विलन्स। घने जंगल के एक घर में एक लड़की की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। उस घर के अंदर एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 28 साल के आसपास होगी, उसका हाथ पैर बंधा हुआ था और वहां खड़े कुछ लोग राक्षस के जैसे हंस रहे थे, जिनमें 2 लोग मिडिल एज के थे जबकि 2 लोग उम्र में 30 के आसपास थे। नीचे गिरी हुई लड़की रोते हुए बड़ी मुश्किल से बोलती है, मम्मा, पापा, आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। और दी आप क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तो आपकी प्यारी बहन हूं ना। और राज, तुम तो मुझे प्यार करते हो ना। उस लड़की की बातें सुनकर वो चारों हंसने लगते हैं और फिर वो लड़की, जिसने शॉर्ट पहनी हुई थी, वो उस लड़की के जख्मी हुए हाथों पर अपना पैर रखते हुए उसे मसलने लगती है और फिर उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर कहती है, प्यार, तुझे लगता है कि हम तुझसे प्यार करते हैं? तू सच में भोली है मेरी प्यारी बहन। तुझे अब तक ये समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं, चल मैं ये कर देती हूँ। ये जो मेरे मम्मी पापा हैं ना, ये सिर्फ मेरे हैं, लेकिन मेरी माँ तेरी माँ जरूर है। जानती हो क्यों? क्योंकि तू न उनकी सगी बेटी है, जिससे वो बेइंतहा नफरत करती हैं। ये क्यों? ये तो मम्मा ही बताएगी। तुझे लगता है कि मैं डैड और राज तुझसे प्यार करते हैं? नो मेरी प्यारी बहन, हम तो सिर्फ तुमसे नफरत करते हैं। प्यार तो बस तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए था, जो अब हमारी है। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सो बाय बाय मेरी प्यारी बहन। ये कहते हुए वो लड़की वहां रखे एक डिब्बे में से एक डिब्बा उठाती है और उसमें जो पेट्रोल था उसे उस लड़की के शरीर पर छिड़क देती है और लाइटर को जलाकर उस लड़की के ऊपर फेंक देती है। वो लड़की चीखने लगती है और वो चारों शैतान की तरह हंसने लगते हैं। लगभग 1 घंटे में वो लड़की की बॉडी जल जाती है और बचती है तो उसकी जली हुई बॉडी। वहीं पास में वो लड़की एक वाइट ड्रेस पहने हुए खड़ी थी, जिसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे। वो चारों लोग हंसते हुए बाहर जाते हैं कि अचानक ही उसके उस घर में पीछे के रास्ते से कुछ लोग आते हैं, जिनके आसपास का ऑरा काफी खतरनाक था। उनके बीच चल रहा एक लड़का, जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी, वह भागते हुए उस लड़की की जली हुई बॉडी के पास जाता है। नो टाइग्रेस, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, वह लड़का रोते हुए कहता है। उस लड़के को देखते ही उस लड़की के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, विलेन। वह लड़का अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता है। वह लड़का खुद को शांत करता है, उसकी आंखें खून की जैसी लाल हो जाती हैं। आई नो टाइग्रेस कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है और आगे भी यही चाहूंगा कि अगर मुझे जन्म मिले तो मैं तुम्हारा ही होना चाहूं। लेकिन उसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों की मौत जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया है। ये बोलकर वो लड़का उस जली हुई बॉडी को खुद से चिपकाता है और अपनी हाथ में गन लेकर बाहर की तरफ जाता है, जहां वो चारों लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वो लड़का एक घिन भरी नज़र से देखता है और बिना वार्निंग के फायर करता है, जिससे कुछ ही मिनट में वो सभी वहां एक लाश के रूप में मौजूद थे। उन्हें मारने के बाद वो लड़का उस जली हुई बॉडी को कसके खुद से चिपकाते हुए कहता है, अगर आज मुझे मौत मिलती है तो मेरे जितना खुशनसीब कोई नहीं होगा। अचानक ही एक गोली आकर उसके होठ के पास लगती है और वो लड़का वहीं उस जली हुई बॉडी के साथ गिर जाता है। वाइट ड्रेस में खड़ी लड़की बस शौक से ये सब देख रही थी। वह हैरानी से चारों तरफ देखती है, आखिर उस लड़के को गोली किसने मारी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने की तरफ देखती है तो चीख पड़ती है, क्योंकि सामने लड़के के दादा और उसकी मां खड़ी थीं, जिनके हाथों में बंदूक के साथ होठों पर एक स्माइल भी थी। ये लो, मर गए हमारे खानदान का आखिरी वारिस भी। अब होगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा राज। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी उस औरत के होठों पर किस कर देता है। वाइट ड्रेस में खड़ी लड़की घिन से उन्हें देखती है और फिर लड़के के पास जाकर कहती है, विलेन, मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, लेकिन मैं गॉड से इतना जरूर कहूंगी कि अगर वह मुझे फिर कभी जन्म दे तो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्यार दे। इस बार अगर मेरा जन्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ विलेन की मोहब्बत के लिए। ये कहते हुए उस लड़की की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वहीं कहीं दूर एक हॉस्पिटल जैसी दिखने वाली जगह पर एक लड़की एक चीख के साथ उठकर बैठ जाती है। आखिर कौन है ये लोग और क्यों राज है इनकी कहानी का? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आती है तो कमेंट, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। CH2 कन्फ्यूजन। एक हॉस्पिटल में एक वेब बेड पर सोई हुई लड़की अचानक ही एक चीख के साथ वो लड़की उठकर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। खुद को शांत करके वो अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें एकदम पर्पल थी, जिसमें आंसू भरे हुए थे। कमर तक लंबे काले बाल, फेयर स्किन, एकदम फेरी जैसी लग रही थी। वो अपने आसपास देखती है तो हैरान हो जाती है, ये मैं कहाँ हूँ? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक कपल अंदर आते हैं। सृजन बेटा, तुम ठीक हो? वो दोनों चिंता से पूछते हैं। वो लड़की, जिसका नाम शायद सृजन था, वो कन्फ्यूजन से उन्हें देख रही होती है। बोलो, कुछ तो बोलो बेटा। वो औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास होगी, जिनका नाम रोहिणी शर्मा था, वो चिंता करते हुए पूछती है। येस मम्मा, आई एम फाइन। सृजन जल्दीबाजी रात जवाब देती है।
मुझे बाथरूम जाना है, सृजन घबराते हुए कहती है। वो औरत उसे आराम से उठने में हेल्प करती है और धीरे धीरे बाथरूम तक ले जाती है। सृज बेटा तुम यूज़ कर लो, मैं यहीं बाहर हूँ, बोलकर रोहिणी की बाहर आ जाती हैं। उनके जाते ही सृजन गेट को लॉक करती है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को आईने में देखती है। फिर वो अपने पूरे शरीर को देखती है, शायद वो कुछ ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो एकदम सही सलामत हूँ। फिर वो सब क्या था? मैं तो वहाँ मरी हुई थी, फिर यहाँ कैसे? क्या मेरा रिबर्थ हुआ है जैसा कहानी वगैरह में होता है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये सपना था? अगर ऐसा है तो थैंक गॉड सिर्फ ड्रीम ही हो, क्योंकि अगर रियल लाइफ ऐसा होगा तो नो ऐसा कुछ नहीं होगा। सृज ये बस ड्रीम था, तू इसी दिल पर मत ले। और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तेरा रिबर्थ हुआ हो, क्योंकि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और नहीं ये कोई रिबर्थ जैसी कोई चीज़ होती है। इट्स जस्ट अ ड्रीम, तू इसे भूल जा, समझी। सृजन खुद को शांत करती है और पानी से अपने फेस को धोती है और वहां से बाहर निकल जाती है। बेटा अब आप ठीक हो? राकेश की पूछते हैं। यस डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सृजन बोलती है। तभी उस रूम में दो लोग और एंटर करते हैं, जिससे सृजन के आंखों के सामने उसका सपना आ जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। सृज मेरी बहन कैसी है? तो प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर दे, वो तुझे बचाने टाइम पर नहीं आ सकी। एक लड़की जिसका नाम ईरा होता है, मुंह पर मेकअप लगाए एक शॉर्ट पहने हुए आती है। इट्स ऑफ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सृजन बोलती है। लेकिन बार बार वो दृश्य उसके सामने आ रहा था, जिससे इरिटेट होकर वो सबके तरफ देखती है और कहती है मम्मा डैड मुझे अभी थोड़ी रेस्ट करनी है, मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्या मैं रेस्ट कर लूँ? यस माय बेबी तुम रेस्ट करो, हम बाद में आते हैं, बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कहते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे याद आता है कि कैसे कल वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में आता है सीढ़ियों पर कुछ चिकना जैसा था जिस पर वो ध्यान नहीं देती है और नीचे जाने लगती है। उसे याद आता है कि ये काम उसकी प्यारी बहन ईरा ने किया था, एक नौकरानी की हेल्प से उसमें सीढ़ियों पर तेल गिरवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज शहर के एक जानी मानी फैमिली मल्होत्रा फैमिली आई हुई थी अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर, जो उनकी खानदानी रिवाज थी। लेकिन सृजन ईरा से खूबसूरत थी और मल्होत्रा फैमिली को भी पसंद थी। वो सभी उसी को देखने के लिए आए थे, लेकिन ईरा ने उन्हें मिलने नहीं दिया और खुद स्वीट बनकर उनके सामने गए। उनकी नज़रों में उसने सृजन को एक बुरी लड़की बना दिया था। ये सब सोचकर सृजन का दिमाग खराब होने लगा। पिछली बात माने तो इसके कारण सृजन बहुत हट हुई थी और घर जाकर उसने सबसे पहले मल्होत्रा के उस लड़के जिसका नाम राज होता है उससे बात करती है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में होते हैं, जिससे उनके बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि राज उससे ही प्यार करता है। ये सब सोचते हुए सृजन कहती है अगर ये सब सच होगा तो मुझे सबसे पहले खुद को बचाकर रखना होगा। तभी उस रूम के दरवाज़ा एक बार फिर से खुलता है। एक लड़का अंदर आता है, उसके हाथों में एक ट्रे होता है। वो उसे टेबल पर रखता है, सृजन के सर पर हाथ रखकर कहता है थैंक गॉड मेरी बच्ची की तू ठीक है, और अच्छा हुआ कि तेरा रिश्ता उस राज मल्होत्रा से नहीं हुआ, क्योंकि तू उसे डिजर्व ही नहीं करती है। तू जिससे डिजर्व करती है वो बहुत जल्दी ही तुझे मिल जाएगा। बस तू एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि इससे शायद मुझे मेरी पहले वाली बहन मिल जाए जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट चाय और स्नैक्स यहाँ रख दिया है, अगर तू इसे खा लेती है तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है, बोलकर वो लड़का वहां से जाने लगता है। अचानक ही सृजन उसका हाथ पकड़ लेती है। भायू मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आओ न। उसके मुंह से भायू सुनकर वो लड़का जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होगी उसके आंखों में आंसू आ जाती है। वो पलटकर उसे गले लग लेता है। अचानक ही सृजन उसका हाथ पकड़ लेती है। भायू मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आओ न। उसके मुंह से भायू सुनकर वो लड़का जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होगी उसके आंखों में आंसू आ जाती है। वो पलटकर उसे गले लग लेता है। आखिर क्या हुआ है सृजन के साथ? क्यों उसे लग रहा है कि उसने ड्रीम देखा है? क्या सच में उसका रीबर्थ हुआ है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू के साथ फॉलो जरूर करें। CH3 में भी तुम्हारा रीबर्थ हुआ है। भायू वार्ड सुनकर वो लड़का जिसका नाम सुजॉय होता है वो सृजन को झट से गले लगा लेता है। उसके गले लगाते ही सृजन के आंखों से आंसू गिरने लगती है। सृजन सोचने लगती है आज से करीब 3 साल पहले जब से सृजन की जिंदगी में राज आया था उसने सुजॉय से बात करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि सुजॉय को राज तनिक भी पसंद नहीं था, क्योंकि राज एक प्ले बॉय जैसा था। राज की उम्र भी सुजॉय के जितनी ही थी। सुजॉय नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी इंसान उसकी प्यारी बहन की जिंदगी खराब करे, लेकिन ईरा और राज के कारण सृजन उनसे अलग नहीं हुई बल्कि सुजॉय से रिश्ता ही तोड़ लिया। फिर उसे याद आता है कि सुजॉय शर्मा खानदान का बेटा नहीं है बल्कि वो किसी बहुत बड़े अमीर खानदान का इकलौता बेटा था, जिसे राकेश जी ने लालच में आकर चुरा लिया था। उसकी जायदाद हथियाने के बाद उन सब ने सुजॉय को मार दिया था। ये बात सृजन को अपनी मौत से कुछ दिन पहले पता चली थी। जरा एक बार फिर से बोलो ना बच्चा प्लीज, सुजॉय उससे अलग होकर कहता है। भाइयों मुझे भूख लगी है, सृजन मुंह बनाते हुए कहती है।
जरूर, ये बोलकर सुजॉय उसे चाय और स्नैक्स देता है। भाई मैं खाऊंगी कैसे और चाय कैसे पीऊंगी? मेरे तो दोनों हाथों में चोट लगी है, सृजन कहती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, सुजॉय बोलती है और खिलाने लगता है। वाओ भाई, ये कितना टेस्टी है। मान गई, सच में आपके हाथों में जादू है, सृजन कहती है। तुझे मेरे हाथों का खाना याद है, सुजॉय पूछता है। ऑफ कोर्स भाई, मुझे तो सब याद है, सृजन कहती है। अचानक ही सुजॉय बोलता है, क्या बात है बच्चा, तू मुझे इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कोई बात है जो तुझे परेशान कर रहा है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सृजन कहता है। मुझसे झूठ मत बोल श्रीजू, क्योंकि मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। चल बता क्या परेशानी है, सुजॉय बोलता है। काफी देर सोचने के बाद सृजन कहती है, भाइयों अगर मैं कुछ अजीब सी बातें कहूंगी तो आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे न? सृजन का मासूम सी शक्ल देखकर सुजॉय अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। सृजन एक गहरी सांस लेती है और सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनते ही सुजॉय के चेहरे पर एक परेशानी झलकने लगती है। उसे परेशान देखकर सृजन डरते हुए कहती है, भाइयों क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो गए? तुम जो कहा रही हो वो सच है सृज, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं दादी से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा शायद पॉसिबल है, क्योंकि हमारी दादी का भी रीबर्थ हुआ था। व्हाट? सृजन हैरानी से कहती है। ये सृज, मुझे याद है कि दादी ने क्या कहा था मुझसे। तुझे तो पता ही है कि हमारी दादी कितनी मिस्टीरियस थी, वो जो भी बोलती थी वो सच होता था, सुजॉय कहता है। लेकिन भाइयों ऐसा भी हो सकता है न कि मेरा रीबर्थ न हुआ हो बल्कि मैंने अपना फ्यूचर देखा हो, सृजन कहती है। मैं भी, चल अब ज्यादा सोच मत और तू आराम कर, मैं तेरी डिस्चार्ज के बारे में बात करके आता हूँ, सुजॉय कहता है। भाइयों क्या आप तब तक के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हैं प्लीज? सृजन मासूम सा चेहरे बनाकर कहती है। ठीक है ठीक, अब तू अपना ये बच्चों वाला चेहरे सही कर, सुजॉय अपना लैपटॉप देते हुए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। मेरे साथ क्या होता है ये बात की बात है भाइयों, लेकिन मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। सबसे पहले मुझे आपके ऊपर ध्यान देना है, कहीं और नहीं। कुछ सोचते हुए सृजन लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगती है। थोड़ी देर तक लैपटॉप में कुछ करने के बाद सृजन अपना लैपटॉप वहीं साइड में रख देती है और कहती है, बस एक बार ये पता चल जाए फिर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। सृज चलें, सुजॉय अंदर आते हुए कहता है। दोनों भाई बहन हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शर्मा निवास में राकेश जी, रोहिणी जी और उनके बेटी ईरा तीनों हॉल में बैठे होते हैं। मॉम आपके क्या लगता है, क्या राज की शादी मेरे साथ फिक्स हो जाएगी? ईरा पूछती है। फिक्स तो तुम्हारे साथ ही होगी बेबी, क्योंकि तुम्हारा हो जो बस राज को डिजर्व करती हो, बस तुम देखती जाओ, राकेश जी कहते हैं। आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं शर्मा फैमिली? क्या किया था सृजन ने लैपटॉप लेकर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आती है तो आप कहानी को लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू के साथ फॉलो जरूर करें। CH4 राज और ईरा का रिश्ता तय होना। सुबह के समय शर्मा निवास में तीनों लोग यानी कि रोहिणी, राकेश और ईरा बैठे हुए थे। वहां काम कर रहे सर्वेंट किचन में खाने की तैयारियां कर रहे थे। मम्मा ये मल्होत्रा फैमिली कब आएगी? ईरा पूछती है। शांत रहो बेटा, वो सब जल्दी ही आ जाएंगे, तुम बस खुद के ऊपर ध्यान दो। तुम्हें पता है न उन्हें कैसे लोग पसंद हैं, खासकर सीनियर मल्होत्रा को। तुम अभी जाओ और उनके अकॉर्डिंग रेडी हो जाओ, रोहिणी जी कहती हैं। यस मॉम, मैं अभी जाती हूँ बोलकर ईरा वहां से चली जाती है। ईरा के जाते ही राकेश जी पूछते हैं, क्या तुमने जो सोचा वो आज पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ईरा और राज पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं। आप टेंशन मत लो, आज वही होगा जो हमने सोचा है, रोहिणी जी एक डेविल स्माइल करते हुए कहती हैं। तभी एक गार्ड आकर कहता है, डॉट सर बाहर मल्होत्रा फैमिली आई हुई है। इतना सुनते ही उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों उठकर सीधे दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। बाहर मल्होत्रा फैमिली खड़ी थी। इनमें एक मिडिल एज की औरत थी जिनका नाम रुक्मिणी मल्होत्रा था। ये मल्होत्रा फैमिली की सबसे सीनियर सिटीजन है। इनकी उम्र काम से काम 70 के आसपास होगी, लेकिन इन्होंने खुद को इतना मेंटेन किया है कि इनकी उम्र 50 ही दिखती है। इन्हें इंडियन कल्चर और उससे जुड़े लोग काफ़ी पसंद हैं, इसलिए ये हमेशा साड़ी ही पहनती हैं और इनकी बहू भी इनकी ही नक्श कदम पर चलती है, या कहें तो इनसे एक कदम आगे ही है। ये शक्ल से तो भोली लेकिन अंदर से एकदम कामिनी है। एक साइड राज के मम्मी पापा मिस्टर मनोज मल्होत्रा और मिसेज मिताली मल्होत्रा खड़े थे। उनके ठीक बगल में राज खड़ा था और उसके साथ उसकी प्यारी बहन। राज एकदम हैंडसम था। उसकी उम्र यही कोई 25-26 के आसपास होगी। ये एक नंबर का प्ले बॉय है। उन्हें देखकर राकेश जी और रोहिणी उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं। सभी लोग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। रोहिणी जी सर्वेंट से कहकर उन्हें चाय नाश्ता सर्व करवाती है। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई देती है। सबकी नज़रें सीढ़ियों पर चली जाती है। वहां से ईरा नीचे आ रही थी। उसने एक ग्रीन कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी। खुले बाल और चेहरे पर ढेर सारी मेकअप लगाए मासूम सा चेहरे बनाकर नीचे आ रही थी। उसे देखते ही रुक्मिणी जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं राज की नज़रें तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो अपने मन में कहता है, आज तो ये गीता से सीता बन गई है, लेकिन जो भी हो एकदम मस्त लग रही है।
जी तो चाहता है कि अभी इसे दबोचकर अपने नीचे आहें भरने पर मजबूर कर दूं। वहीं ईरा नीचे आती है और एक बार अपने मॉम डैड को देखकर मल्होत्रा फैमिली के पास जाती है और एकदम किसी संस्कारी इंडियन गर्ल के जैसी उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। इस वक्त वो एकदम मासूस सी लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी मात खा जाए। मिताली जी, ये मेरी छोटी बेटी है ईरा, जैसा इसका नाम है ये बिल्कुल वैसी ही है, एकदम मासूम। रोहिणी जी कहती हैं, वैसे आपकी बड़ी बेटी कहाँ है? राज की बहन रीति पूछती है। वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही बाहर गई हुई है, उसके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था। राकेश जी कहते हैं, क्या आप लोगों ने उसे हमारे आने की खबर नहीं दी थी? रुक्मिणी जी अपनी सख्त आवाज में पूछती हैं। बताया था आंटी जी, वो तो आप सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी थी, लेकिन उसकी फ्रेंड के फ़ोन आ जाने के कारण वो चली गई। हमने उसे रोक तो उसने कहा कि वो आपसे फिर कभी मिल लेगी, क्योंकि आप लोग उसकी फ्रेंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये बोलते बोलते रोहिणी जी एकदम चुप हो गई। वहीं उनकी बातों से मल्होत्रा फैमिली को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। अचानक ही ईरा बोलती है, आंटी आप लोग प्लीज़ उसे गलत मत समझिएगा, मेरी दी दिल की काफ़ी अच्छी है, उसे किसी का दर्द नहीं देख जाता है। आप सभी बातें करिए, तब तक मैं राज और रीति के पूरा घर घुमाकर लाती हूँ, ईरा मासूम बनते हुए कहती है। ईरा और राज उठकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि रीति वहीं बैठी रहती है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक ही वहाँ सुजॉय और सृजन एक साथ आते हैं। सुजॉय ने सृजन को अपने गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि वो सो रही थी। सबकी नज़रें उसके ऊपर जम जाती है। वहीं राकेश जी और रोहिणी के चेहरा काला पड़ जाता है। रुक्मिणी जी तो बस एकटक सृजन को देख रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त एक वेस्टर्न वेयर पहन रखी थी, जिसमें एक हॉट पैंट के साथ एक टी शर्ट थी जो उसके पेट के ऊपर से ही थी। सुजॉय सबको इग्नोर करके ऊपर के तरफ जाने लगता है और जाते हुए एक सर्वेंट को आवाज़ लगाता है, रामू काका कुछ खाने के साथ एक ग्लास दूध प्रिंसेस के रूम में लेते आइए जल्दी। तुरंत ही रामू काका एक प्लेट में नाश्ता और दूध लेकर सीधे ऊपर के तरफ चले जाते हैं। क्या ये आपकी बड़ी बेटी थी? सृजन मिताली जी पूछती हैं। जी, रोहिणी जी हिचकिचाते हुए कहती हैं। क्या ये हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है? इस बार रुक्मिणी जी ने पूछा। वो एक्चुअली, रोहिणी जी कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से ईरा बोल पड़ती है, नहीं आंटी, वो हमारी दी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हैं, बस कभी कभी पहन लेती हैं। उन्हें शायद बाहर जाना था इसलिए उन्होंने पहन लिया था, वरना वो नहीं पहनती हैं। मतलब कि वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, रुक्मिणी जी कहती है। वो क्या पहनती है इससे आपके क्या फ़र्क पड़ता है आंटी जी? ये आवाज़ सुजॉय की होती है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे जिसे इंडियन कल्चर से ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनती है। कितना फ़र्क है ना दोनों बहनों में। जहाँ एक बड़ी बहन गीता है वहीं छोटी बहन एकदम सीता है। माफ़ करिएगा मिस्टर शर्मा, लेकिन हम आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुक्मिणी जी कहती है। ये आप क्या कहा रही हैं आंटी जी? आप तो जानती हैं कि ये रिश्ता हमारे डैड ने और आपके हस्बैंड ने तय की थी। आप जानती हैं ना, आपके घर के बेटे के और हमारी घर की बेटी की रिश्ता बहुत पहले ही तय हुआ है, फिर आप लोग पीछे कैसे हट सकती हैं? राकेश जी कहते हैं। जानते हैं कि हमारे पति की ये आखिरी इच्छा थी कि आपके घर की बेटी का रिश्ता हमारे घर के बेटे से हो, लेकिन उन्हें ये तो नहीं कहा था न कि उसका रिश्ता सृजन से ही हो। राकेश जी, हमें आपकी बड़ी बेटी नहीं बल्कि छोटी बेटी ईरा ही पसंद है अपने राज के लिए, रुक्मिणी जी कहती हैं। लेकिन आंटी जी, लेकिन कुछ नहीं, ये हमारा आखिरी फैसला है, रुक्मिणी जी राकेश जी की बात को काटते हुए कहती हैं। वो अपनी जगह से उठती हैं और अपना खानदानी कंगन लेकर ईरा के हाथों में पहना देती हैं। ठीक उसी वक्त पर सृजन नीचे आती है, जिसके आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। आखिर क्यों भरा है सृजन के आंखों में आंसू? CH5 सृजन का फैसला राज और ईरा के लिए। जैसे ही रुक्मिणी जी ईरा को अपनी खानदानी कंगन पहनाती है, वैसे ही सृजन सीढ़ियों से होते हुए वहां पहुंच जाती है। वो रोहिणी जी को देखते हुए पूछती है, मम्मा ये लोग कौन हैं? सृजन की बात सुनकर रोहिणी जी के चेहरे का घबराहट शांत हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, सृजन बेटा, ये राज की फैमिली है, ये यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं। सच्ची मम्मा, ये लोग यहाँ मेरे और राज के रिश्ते की बात करने आए हैं, सृजन एक स्माइल के साथ कहती है। उसके स्माइल को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि उसकी स्माइल असली है या नकली है। थैंक यू मॉम, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ये कहते हुए सृजन ऊपर की तरफ वापस जाने लगती है, तभी उसे सुजॉय की आवाज़ सुनाई देती है। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम राज से शादी करना चाहेगी सृज? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप तो जानते हैं ना मैं बचपन से ही राज से प्यार करती हूँ, सृजन कहती है। लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, मैं कभी भी राज और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, और तुम सारी सच्चाई जानने के बाद भी राज से शादी कैसे कर सकती हो? सुजॉय हल्का गुस्से में कहता है। वो सब झूठ हो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, जो हमने देखा या सुना हो सकता है वो किसी का प्लान हो मुझे और राज को एक दूसरे से अलग करने के लिए। आप जानते हैं ना मुझे इंडियन वियर कितना पसंद है, लेकिन सिर्फ राज के लिए मैं वेस्टर्न पहनती हूँ क्योंकि उसे पसंद है, और मुझे पता है राज भी मुझसे प्यार करता है। सृजन एक नज़र राज को देखते हुए कहती है, ये लड़की तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, रुक्मिणी जी कहती हैं।
हाँ सृजन, बताओ किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? मनोज जी कहते हैं। अंकल, हमारे कॉलेज के फॉर्म पर एक फ़ोटो वायरल हुआ है जिसमें राज और ईरा है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं। कॉलेज में सबका कहना है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि मुझे पता है ये सच नहीं है। क्योंकि मेरी बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो अपनी बहन के मंगेतर पर नज़र नहीं डाल सकती है। जरूर ये सब किसी की चाल है, मुझे और राज को अलग करने के साथ हम दोनों बहनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की। सृजन कहती है। उसकी बातें सुनकर ईरा और राज एक दूसरे को देखते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अचानक ही रीति बोल पड़ती है। सुजॉय बिल्कुल सही कह रहे हैं सृज। कॉलेज के फॉर्म पर हो न्यूज है, वो बिल्कुल सही है। उसकी बातें सुनकर एक बार फिर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। व्हाट? सृजन रीति को देखते हुए कहती है, देखो सृज, मुझे पता है कि हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनता है। माना कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं कुछ तो इंसानियत दिखा ही सकती हूँ, रीति कहती है। रीति की बात सुनकर सृजन एक बार फिर से अपने यादों में चली जाती है, जहाँ राज और ईरा मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे थे, तो पूरे घर में बस रीति ही एक ऐसी इंसान थी जो सबके खिलाफ जाकर सृजन की मदद करती थी। ऐसा क्यों था, ये बात सृजन को काफ़ी अच्छी तरह से पता था। वो अपनी यादों से बाहर आती है और कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो रीत, क्योंकि ये पहेलियाँ मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ सृज कि राज भाई और ईरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी तो बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो अपने अपने लिए जरूर बोलते, रीति कहती है। वॉट? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। राज, देखो ना ये क्या कह रही है, तुम बोलो न कि ये सब झूठ है। सृजन राज के तरफ देखते हुए कहती है। राज कुछ कहता उससे पहले ही सृजन ईरा के तरफ जाकर पूछती है, ईरा बोलो न, ये सब झूठ है ना? वो दी, ये बिल्कुल सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप मुझे गलत मत समझिएगा। माना कि मैं राज से प्यार करती थी, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था कि वो आपका मंगेतर है। लेकिन जब राज ने कहा कि वो आपसे नहीं मुझसे प्यार करता है और मुझे प्रपोज किया, तो मैं मना नहीं कर पाई। आई एम सॉरी दी। ईरा अपनी आंखों में आंसू भरकर गिल्ट के भाव में कहती है, हाँ बेटा, मैं कब से तुम्हें यही बताना चाह रहा था, लेकिन तुम सुनी ही नहीं। मैं कल तुम्हें यही बताने वाला था, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। सॉरी बेटा, लेकिन अब हम क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है, राकेश जी गिल्ट के भाव में कहते हैं। सृजन सबकी बातें इग्नोर करती है और राज के सामने जाकर कहती है, राज, क्या तुम सच में ईरा से प्यार करते हो? उसके सवालों से राज हड़बड़ा जाता है, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाल कर कहता है, सृज, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। नो राज, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम ईरा से प्यार करते हो? सृजन उसके बातों को काटते हुए पूछती है। राज कुछ नहीं बोलता, बस अपना सर हिला देता है। औक औक, मैं समझ गई। सृजन अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती है और फिर ईरा का हाथ राज के हाथों में देकर कहती है, मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, और वो तुमसे। उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आज मैं सृजन तुम्हें खुद से आज़ाद करके अपनी बहन ईरा को सौंप रही हूँ, उसे हमेशा खुश रखना। ये बोलकर सृजन बिना किसी के तरफ देखे सीधे ऊपर के तरफ चली जाती है। सभी उसके आंखों के आंसू देख चुके थे। आज पल के लिए मल्होत्रा फैमिली को काफ़ी बुरा लगने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आपस में बात करने लगती है। उसे रोता देख राज उसके पीछे जाने वाला था कि सुजॉय उसे रोक देता है। डोंट डेयर मिस्टर मल्होत्रा, अब उसके करीब जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये कहकर सुजॉय ऊपर की तरफ चला जाता है। वहीं रीति की आंखों में आज एक अजीब सी सुकून थी, जो शायद उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई। वो अपने मन में कुछ सोचती है और फिर वहां से कॉलेज का बहाना बनाकर चली जाती है। वहीं मल्होत्रा फैमिली ईरा को शगुन देकर उसका रोका कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इधर सुजॉय जैसे ही सृजन के रूम में जाता है तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, सृज, आखिर कैसा सुकून था रीति की आंखों में? क्या उसे भी अपना फ्यूचर पता है? CH6 सृजन के तीसरे नंबर का भाई जैसे ही सुजॉय कमरे में आया तो अचानक ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सृज, कमरे के अंदर सृजन गुस्से में सारे सामान को इधर से उधर फेंक रही थी, जो कभी बेड पर तो कभी नीचे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो नीचे इतना सब बोल रही थी वो असली थी, या यहाँ जो गुस्से में सामान फेंक रही है वो असली है। वो बेड से नीचे गिरने वाली थी कि एन मोमेंट पर सुजॉय आकर उसे बचा लेता है। सृज, आर यू ओके प्रिंसेस? सुजॉय परेशान होते हुए पूछता है। थोड़ी देर के लिए सृजन भी डर गई थी, लेकिन जल्दी ही वो उससे अलग हुई। आई एम फाइन भाई, सृजन कहती है और अपना फेस एकदम से सैड बना लेती है। क्या हुआ प्रिंसेस, तुम सैड क्यों हो? सुजॉय पूछता है। भाइयों, आपके सच में नहीं पता क्या हुआ है? सृजन कहती है। नहीं प्रिंसेस, मुझे नहीं पता क्या हुआ। चलो बताओ अपने भाइयों को तुम्हें क्या हुआ? सुजॉय पूछता है। भाई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपके नहीं पता कि आज मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं जिस लड़के से बचपन से प्यार करती थी वो आज किसी और का मंगेतर बन गया है। आपके नहीं लगता कि ये काफ़ी है मेरे सैड होने के लिए? सृजन अपने आंखों में आंसू भर भर के कहती है।
बच्चा ये तू क्या बोल रही है? सुजॉय कहता है। अचानक ही सृजन उसके गले लगते हुए धीरे से कहती है, चल ब्रो, मैं बस किसी को बेवकूफ़ बना रही हूँ, बस आप भी ऐसे ही एक्टिंग करते रहो। वो धीरे से दोबारा बोलती है, 1 2 3। अचानक ही सुजॉय का फ़ोन रिंग करता है। वो सृजन से अलग होता है और अपना फ़ोन देखता है तो उस पर आरव का नाम शो हो रहा था। वो तुरंत कॉल रिसीव करता है। उधर से एक लड़का काफ़ी परेशान होते हुए बोलता है, सुजॉय भाई क्या हुआ, प्रिंसेस को वो ठीक तो है न? ये लड़का होता है आरव शर्मा, सुजॉय और सृजन के बीच का भाई। अभी उसके 2 और भाई हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ आरव, प्रिंसेस एकदम ठीक है, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? सुजॉय पूछता है। वो भाई आपके पता है न, बड़े भाई प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए उसके रूम में एक हिडन कैमरा लगा रखा है। वो बस हमें उसी से पता चला उसे इतनी चोट कैसे लगी है, और वो कमरे का सामान ऐसे क्यों फेंक रही है उसका सबसे बड़ा भाई। अर्णव पूछता है। सुजॉय उसे सृजन के एक्सीडेंट से लेकर ईरा राज की शादी के बाद तक जो बात देता है। व्हाट, इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है न? और ये अचानक से राज और ईरा की शादी की बात कहाँ से बीच में आ गई? सबको पता है कि बच्चा उसे बचपन से प्यार करती है, फिर ये सब। भाई पहले आप सभी यहाँ आ जाओ, फिर आपके सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अभी मैं कॉल रखता हूँ, मुझे प्रिंसेस को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना है, उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, सुजॉय कहता है और फ़ोन काट देता है। वो सृजन के पास आता है और देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा था। बच्चा, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, प्लीज़ हॉस्पिटल चलो, सुजॉय कहता है। सृजन कुछ नहीं बोलती है। सुजॉय उसे अपनी गोद में उठाता है और तुरंत उसे लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे हॉल में राकेश जी, रोहिणी जी और ईरा तीनों बैठे अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी ईरा की नज़र सुजॉय और सृजन पर पड़ती है तो उसके आंखों में एक चमक आ जाती है और तुरंत सुजॉय के रास्ते में खड़ी होकर कहती है, भाई दी को क्या हुआ? ये इनके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ये जानते हुए कि बच्चा राज से कितना प्यार करती है, तुमने उससे प्यार किया और आज उससे तुम्हारा रिश्ता भी तय हो गया और पूछ रही हो क्या हुआ? इतना बोलकर वो सृजन को लेकर वहां से चला जाता है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई मेरी, यानी कि ईरा शर्मा की इंसल्ट करने की? ईरा दांत पीसते हुए कहती है। तुम शांत रही ईरा, जाओ अपने रूम में आराम करो, क्योंकि कल तुम्हें याद है न क्या है? कल तुम्हारे भाई वापस आ रहे हैं, फिर तुम्हें आराम करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग क्या हैं ये तुम्हें भी पता है, राकेश जी कहते हैं। ईरा अपने कमरे में आती है और कुछ सोचते हुए स्माइल करते हुए खुद से कहती है, कल शुरू होगा एक और खेल। इस बार मैं तुम्हें इस घर से और भाइयों से इतनी दूर कर दूंगी कि तुम चाहकर भी वापस नहीं आ पाओगी, और जो तुम्हारे भाई तुमसे इतना प्यार करते हैं ये सब काम वो खुद करेंगे। मुझे तो बस कल का इंतजार है। दूसरी तरफ सुजॉय और सृजन अभी समुद्र के किनारे थे। सृजन के हाथों में पट्टी बांधी हुई थी, वो सुजॉय के गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। क्या हुआ प्रिंसेस, आप क्या सोच रही हो? सुजॉय पूछता है। मैं यही सोच रही हूँ भाई कि मैंने जो देखा महसूस किया वो सच है या फिर मेरा वहम, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। सृजन कहती है, हम एक काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम दादू से बात करें, शायद उन्हें कुछ पता हो। सुजॉय कहता है, शायद, लेकिन हम दादू से मिलेंगे कैसे? आपके तो पता है ना, दादी के मौत की जिम्मेवार वो मुझे मानते हैं। क्या वो मेरी बात सुनेंगे? और आप लोगों ने उनसे मेरे बारे में बात की तो वो आपसे भी नाराज हो जाएंगे। सृजन कहती है, क्या इस बारे में हम भाई से बात करें? सुजॉय बोलता है, नहीं भाई, आपके पता है वो मुझे पसंद एनएचआई करते, क्योंकि मैं उन्हें लगता है कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ और मैंने ही दादी को मारा है, इसलिए वो सब मुझ पर नज़र रखने के लिए और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मेरे कमरे में कैमरा लगा रखा है। आपके हट न हो इसलिए उन्होंने आपसे झूठ बोला, सृजन कहती है। क्योंकि सृजन को वो चीज़ें अच्छी तरह से याद है जो उसने पास्ट कहें या फ्यूचर में महसूस किया था। उसके तीनों भाइयों ने कैसे उसे बताया था कि वो उसके ऊपर नज़र रख रहे थे। पिछली बार उसे ये बात पता नहीं थी, लेकिन अब सृजन को अच्छी तरह से याद था कि कब क्या होने वाला है, कल क्या होगा, ये बात भी उसे अच्छी तरह से पता थी। पिछली बार वो बेवकूफ़ थी, लेकिन इस बार नहीं। वो इस बार अपने भाई को उनके असली माता पिता के पास पहुंचाने के साथ साथ उसका इलाज भी करवाना है और खुद को उन झूठे इल्ज़ामों से साफ होकर किसी अपने को भी ढूंढना था जिसके लिए वो इस दुनिया में आई थी। ये सब सोचते हुए सृजन कहती है, भाई एक बात बताओ, अगर कभी आपके पता चले कि शर्मा फैमिली आपकी रियल फैमिली नहीं है और आपकी रियल फैमिली आपकी ढूंढ रही है, तो क्या आप मुझे छोड़कर उनके पास चले जाओगे? सृजन की बात सुनकर सुजॉय झटके से अपनी आंख खोलता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बच्चा? मानता हूं कि रोहिणी आंटी हमारी रियल मॉम नहीं है, लेकिन हम पांचों भाई बहन तो सेम मॉम के बच्चे हैं ना। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अभी चलो, कल के तमाशा के लिए मुझे रेडी भी होनी है। सृजन उठकर बैठती है और सुजॉय को उठाती है। दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं, इससे बेखबर कि किसी की नज़र लगातार उनके ऊपर बनी हुई थी। वो आंखें गुस्से से लाल थी। आखिर क्या होने वाला है कल? क्या करेंगे सृजन के बाकी भाई और किसकी
CH7 भाइयों को एंट्री। आज सुबह से शर्मा मैंशन में किसी चीज की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ चहल पहल थी। राकेश जी, रोहिणी जी और ईरा तो जैसे पूरा घर ही सर पर उठा लिया हो। वहीं दूसरी तरफ सृजन अपने रूम में बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। वो इस वक्त टॉप 10 में आने वाली रावत फैमिली की जानकारी निकाल रही थी। अचानक ही उसके लैपटॉप पर एक मैसेज फ्लैश होता है। ये किसी पिजन आइट से मैसेज आया था। डू यू नो हु इज़ द लॉस्ट बेबी ऑफ रावत फैमिली। इस मैसेज को पढ़ते ही सृजन को याद आता है कि ये आइड रावत फैमिली के बड़े बेटे मिस्टर समृद्ध रावत की है, जो पिछले 15 सालों से अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रहा है। वो तुरंत इस मैसेज का जवाब देती है, येस आई नो। इतना मैसेज सीन होते ही दोबारा मैसेज आता है, टेल मी। ये पढ़कर सृजन के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत एक एड्रेस सेंड करती है और लिखती है, मीट मी टुनाइट 8 PM। इतना करके वो ऑफलाइन हो जाती है। वो लैपटॉप साइड में रखती है और खुद से कहती है, पता नहीं उसकी एंट्री कब होगी जिसके लिए मैं जीना चाहती हूँ। न जाने कितना वेट करवाएगा। ये कहते हुए वो अपना फ़ोन लेती है और किसी को मैसेज करती है, आई नीड यू प्लीज़ मीट मी आवर पर्सनल प्लेस। इतना करके फ़ोन रखती है और खुद बेड से उठकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से निकलती है और क्लोजेट में जाकर एक ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहनती है। बाहर आकर वो एक नज़र फूलदान के तरफ देखती है और मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। थोड़ी देर में वो अपना मोबाइल लेती हैं और एक छोटा सा पर्स और बाहर के तरफ चली जाती है। बाहर के नज़ारा को देखकर वो खुद से कहती है, इस बार मैं अपना मजाक नहीं बनने दूंगी और इस बार सच सामने जरूर आएगा, भले मैं यहाँ रहूँ या नहीं, लेकिन पछताना तो पड़ेगा ही। आई विश कि मैं सबका फेस देख पाती, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरा भाई है, जिसने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया है। उसके लिए तो कुछ भी। वो अपना सर झटकती है और वहाँ से सीधे बाहर की तरफ चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद वो एक छोटे से घर के में होती है। वो घर बड़ी ही खूबसूरत था। वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली थी। वहाँ दूर दूर तक गार्डन जैसा था और बीच में वो छोटा सा घर। सृजन उस घर के अंदर जाती है और हॉल में ही बैठ जाती है। अरे सृज बिटिया, आप कब आए? एक मिडिल एज की औरत आते हुए कहती है। बस अभी आए हूँ काकी, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को बना देंगी? और उसके लिए भी, सृजन कहती है। ये भी पूछने वाली बात है, आपकी काकी आपके लिए जरूर बनाएंगी, तब तक आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपके बच्चों से मिला दूं। एक मिडिल एज का आदमी आते हुए कहता है। सृजन उन्हें देखते ही जाकर उनके गले लिप जाती है। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। आप लोगों की मेरी याद नहीं आती थी, इसलिए आप लोगों ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। सृजन कहती है, हमने भी आपके बहुत मिस किया गुड़िया रानी। आप तो जानती हैं ना आप हमारे लिए क्या है। बस आप किसी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए हमने आपके याद नहीं किया। काका कहते हैं। असल में ये दोनों कपल सृजन की मॉम के फ्रेंड्स थे। उनके जाने के बाद तक उन्होंने ही सृजन की देखभाल की, लेकिन बड़े होने के बाद राकेश जी ने उन्हें जॉब से निकाल दिया। ये दोनों कई दिनों तक बिना खाए पिए इधर से उधर भटकते रहे और अचानक ही एक दिन ये दोनों सृजन से टकरा जाते हैं। पूरी बात जानने के बाद सृजन उन्हें अपने साथ इस घर में लाती है। असल में सृजन की एक और पहचान है जिससे सभी अनजान है। जल्दी ही वो सबके सामने नहीं तो आप सभी के सामने जरूर आएगा। आते हैं कहानी पर। अच्छा बिटिया, अब आपकी तबीयत कैसी है? जब से हमें पता चला है हम तो परेशान हो गए थे, काकी पूछती है। अभी तो हम बिल्कुल ठीक हैं काकी, आपके हाथों का खाना खाकर और भी ठीक हो जाएंगे। सृजन मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ काकी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। एक लड़की की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करती है। उसके लैंड करते ही कई सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड वहां आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस प्लेन में से तीनों हैंडसम लोग बाहर आते हैं। ये होते हैं सृजन के तीनों भाई, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम होते हैं। इनकी आंखें एकदम गहरी काली, 6.5 की हाइट, 6 पैक एब्स। इनकी उम्र यही कई 2.627 के आसपास होगी। इनका नाम अनुभव, अनुराग और आरव होता है। ये तीनों जुड़वे हैं, लेकिन इनमें कोई समानता नहीं है सिवाय इनकी आंखों के। वो तीनों एक नज़र चारों तरफ देखते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी नज़रें बार बार इधर से उधर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ बॉस, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक मिडिल एज का आदमी पूछता है। क्या हमें लेने इस बार कोई नहीं आया? आरव पूछता है। नहीं बॉस, इस बार कोई नहीं आया। हालांकि हर बार तो सृजन बिटिया आती थी किसी भी हालत में, लेकिन इस बार क्यों नहीं आई ये तो मालूम नहीं। वो आदमी जिसका नाम सुधीर होता है वो कहते हैं ये आरव के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। इतना बोलकर सुधीर जी अपने मन में कहते हैं, अच्छा हुआ उस एक्सीडेंट में सृजन बिटिया का दिमाग सही हो गया और अच्छा हुआ कि उन्होंने इन्हें इग्नोर कर दिया। अब इन्हें समझ में आएगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन सब से दूर न्यूयॉर्क में एक शख्स एक तस्वीर को अपने हाथ में लिए बड़ी ही शिद्दत से देख रहा होता है। वो उस तस्वीर को चूमते हुए कहता है, तुम हमारी मोहब्बत हो जान, बस कुछ दिन और उसके बाद हम दोनों एक साथ होंगे। तुम्हारे साथ रहने के लिए हमें तुम्हारे सपनों का महल भी तो बनाना है। बहुत जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी।
तुम तब तक हमारा इंतजार करना और किसी को भी अपने करीब मत जाने देना, वरना सजा के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर वो आदमी उस तस्वीर को देखते हुए अपनी यादों में खो जाता है, जहाँ एक सुनसान रास्ते पर एक 7-8 साल का लड़का खून से लथपथ भागे जा रहा था और उसके पीछे कुछ लोग थे जो शायद उसे मारने के लिए आए हुए थे। अचानक ही वो लड़का एक 5 साल की बच्ची से टकरा जाता है। तुम ठीक हो? वो बच्ची उस लड़के को देखते हुए कहती है। हालांकि गिरने के कारण उस लड़की के पैरों में रेडनेस आ गई थी, लेकिन उसने उसको इग्नोर करके उस लड़के से पूछा। वो लड़का डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता है कि उसके पीछे आ रहे लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उस लड़के को डरता देख वो लड़की उसे लेकर एक जंगल जैसे इलाके में भाग जाती है। भागते भागते वो दोनों एक छोटे से घर में आ जाते हैं। उस घर में इस वक्त कोई भी नहीं था। वो लड़की उस लड़के को लेकर एक छोटे से रूम में जाती है जो बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम जैसा था। देखो वो बाथरूम है और ये लो कपड़े, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी घावों पर दवाई लगा दूंगी जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। CH8 क्लोज बेस्टी का मिलन, तुम बाथरूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे घावों की पट्टी कर दूंगी, फिर तुम्हें दर्द भी नहीं होगा सच्ची। वो छोटी सी लड़की कहती है। वो लड़का डरते हुए बाथरूम में जाता है और चेंज करके आता है। अभी वो एक ट्राउज़र पैंट के साथ टी-शर्ट पहना हुआ था। वो कपड़ा शायद किसी लड़के की थी जो अब तक किसी ने पहना नहीं था। छोटी लड़की उस लड़के के घावों पर पट्टी करती है और उसे कुछ खाने को देती है। ये सब देखकर वो लड़का काफ़ी हैरान होता है और डरते हुए पूछता है, तुम इतनी छोटी सी हो और इस घर में अकेले रहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो? बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि मैं विलेन हूँ। वो छोटी लड़की कहती है। विलेन? ये कौन होता है? वो लड़का पूछता है। मेरी मम्मा के अकॉर्डिंग विलेन सबसे बेस्ट होते हैं। तुम्हें पता है जो हीरो होता है न वो दूसरे के लिए अपने को छोड़ देता है, लेकिन जो विलेन होता है न वो अपनों के लिए पूरी दुनिया को छोड़ देता है। जो विलेन होता है न वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो हीरो को भी टक्कर देकर हरा सकता है। वो सबसे फाइट कर सकता है और जिससे वो प्यार करता है उसे बचा सकता है। और तुम्हें पता है मैंने तो सोच लिया है जब मैं बड़ी होऊंगी न तो विलेन से ही शादी करूंगी। वो छोटी सी लड़की स्माइल करते हुए कहती है। उसकी बातें सुनकर वो लड़का भी स्माइल करता है। इसी के साथ उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है, देख रही हो राइजिंग स्टार, तुम्हारी वो बातें आज भी मेरे चेहरे पर स्माइल ला देती है। दूसरी तरफ सृजन जो काका से बात कर रही थी, अचानक से किसी लड़की के आवाज़ को सुनकर पीछे देखती है तो वहाँ दरवाजे पर रीति खड़ी थी जो जीन्स और टॉप कैरी हुए थी। अरे रीत बिटिया, आप बाहर क्यों हैं? अंदर आइए, काका बोलते हैं। रीति अंदर आती है और हॉल में लगे सोफे पर बैठते हुए कहती है, काका पानी मिलेगा? हाँ बिटिया जरूर, बोलकर काका किचन में चले जाते हैं। बात करें रीति की तो रीति भले ही राज की बहन थी, लेकिन वो और सृजन दोनों एक क्लोज बेस्टी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय काका, काकी और सुजॉय के। रीति को देखते ही सृजन को याद आता है कि कैसे उसके ड्रीम में रीति ने उसे हर वक्त राज से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन सृजन हमेशा उससे गुस्सा हो जाया करती थी। लास्ट टाइम सृजन को बचाते बचाते उसकी भी जान चली गई थी। मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है, सृजन कहती है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, रीति कहती है। रीत प्लीज यार, अर्जेंट है, तू चल मेरे साथ, सृजन रीति के हाथ पकड़कर उठाते हुए कहती है। पहले रीत बिटिया को पानी पी लेने दीजिए, फिर आप दोनों जहां जाना चाहे चले जाइएगा, काका कहते हैं। रीति पानी पीती है और सृजन के साथ स्टडी रूम में चली जाती है। बोलो क्या कहना चाहती हो? रीति बिना किसी भाव के कहती है। रीति प्लीज न यार, ये गुस्सा थूक दे, देख मैं तेरी सारी बात मानूंगी, प्लीज तू मुझसे पहले की तरह बात कर, सृजन कहती है। अच्छा, और वो मैं क्यों करूं? रीति कहती है। क्योंकि तू मेरी सच्ची वाली दोस्त है न, प्लीज गुस्सा मत हो, सृजन अपनी नम आंखों से कहती है। औक औक, अब तू रोना मत शुरू कर दे, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुझे माफ कर रही हूँ, इसके बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, समझी? रीति कहती है। औक एंड थैंक यू, तू सबसे अच्छी है। इतना बोलकर सृजन उसे गले लगा लेती है। अब बता तू मुझे यहाँ क्यों बुलाई थी? रीति कहती है। वो एक्चुअली इतना बोलकर सृजन उसे सुजॉय के बारे में बताती है। वॉट, तू कहना चाहती है कि सुजॉय रावत फैमिली के प्रिंस हैं? रीति हैरानी से कहती है। यस रीत, ये सही बात है, और तू जानती है ये मेरे घरवाले कितने लालची हैं। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया न कि भाई का रावत फैमिली से कोई कनेक्शन है तो तू जानती है वो सब क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए भाई को उनकी फैमिली तक पहुंचाने के लिए और रावत फैमिली को सच भी बताने के लिए, सृजन कहती है। औक औक श्री, मैं तेरी हेल्प करूंगी, तू टेंशन मत ले, बस ये बता कि मुझे करना क्या है? रीति पूछती है। कुछ नहीं, बस आज रात को रावत फैमिली का बड़ा बेटा मुझसे मिलने के लिए कैफे में आएगा, तो बस आज मेरी जगह पर तू वहां हो और किसी तरह से तू मुझे उनसे मिला ताकि मैं भाई के बारे में पूरी डिटेल उन्हें बता सकूं, सृजन कहती है। औक जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा, रीति उदास मन से कहती है। तू टेंशन मत ले रीत, भाई हमेशा से तेरे ही थे और तेरे ही रहेंगे, बस मैं एक बार उन्हें सेव कर लूं, उसके बाद मैं उन्हें तेरे साथ सेटल कर दूंगी, सृजन कहती है। इसके बारे में बात हम बाद में करते हैं, फिलहाल चल मैं अपने काम पर निकलती हूँ, तू तैयार रहना।
एंड हाँ लव यू ऑलवेज इतना बोलकर रीति उसे ह्यूज करती है और वहां से चली जाती है। आखिर कौन है ये शख्स और कौन है वो छोटे छोटे बच्चे, और क्या सृजन सही सलामत सुजॉय को रावत फैमिली के पास पहुंचा पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। CH9 पार्टी और हंगामा बर्थडे पार्टी और हंगामा शर्मा हाउस में जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी क्योंकि आज इनके हेड यानी कि मिस्टर दिनेश शर्मा का जन्मदिन था। कई सारे बिजनेसमैन यहां आए हुए थे, साथ में उनकी लड़कियां और लड़के भी थे। उनका यहां आने का मकसद था मिस्टर शर्मा के चारों लड़कों को देखने का। वो जानना चाहते थे कि दुनिया के नंबर 1 फैमिली वंधवा फैमिली के बाद थी मल्होत्रा फैमिली के बाद ये तीसरी ऐसी फैमिली थी जिसके लड़कों ने अपने दम पर अपने बिजनेस को टॉप 10 में 3rd पोजीशन पर किए थे, वरना सालों पहले तो इस फैमिली का कोई नाम भी नहीं जानता था। राकेश जी ने 3 पीस पहना हुआ था जिसमें वो डेसिंग लग रहे थे, तो वहीं रोहिणी जी ने एक महंगी साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ ज्वेलरी कैरी की हुई थी। वे पार्टी में अपने दोस्तों और अन्य लोगों से बात कर रहे थे। सभी लोग उनकी जोड़ी को बेस्ट जोड़ी बता रहे थे। अचानक ही वहां की लाइट ऑफ होती है और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ती है जहां से दिनेश जी और ईरा एक साथ आ रहे थे। इस पार्टी में मल्होत्रा फैमिली भी आई हुई थी लेकिन अभी तक राज नहीं आया था। दिनेश जी ने एक कुर्ता पायजामा के साथ हाफ जैकेट पहने हुए थे, जबकि ईरा ने एक स्लीवलेस ग्रीन कलर की गाउन पहनी हुई थी जिसमें उसका क्लीवेज कुछ ज्यादा ही शो हो रहा था। उसके साथ बालों को हल्का सा कल करके रखा था, गले में एक पतली सी नेकलेस के साथ कानों में मैचिंग इयररिंग पहनी हुई थी। वो आज काफी खूबसूरत लग रही थी, जिससे सभी लड़कों के साथ कुछ बड़े लोगों की लास्ट फुल नजरें उसके ऊपर जा रही थी। दोनों दादा पोती नीचे आते हैं। दिनेश जी के चेहरे पर इस वक्त एक घमंड झलक रहा था। सभी लोग जाकर उन्हें बर्थडे विश करते हैं और गिफ्ट देते हैं। मल्होत्रा फैमिली भी उन्हें विश करती है और अपने साथ लाए गिफ्ट देते हैं। तभी वहां एंट्री होती है राज की। राज ने अभी एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। भाई राज हीरो है तो बेशक से हैंडसम होगा ही, लेकिन मेरी स्टोरी में विलेन सबसे ज्यादा हैंडसम है। उसे देखते ही लड़कियां खुशी के मारे पागल होने लगती हैं। वो अपनी लस्ट से भरी नजरों से उसे देखने लगती है। राज सबको इग्नोर करके अंदर जाता है। दिनेश जी को बर्थडे विश करता ईरा और राज दोनों एक दूसरे को ह्यूज करते हैं। दिनेश जी एक नज़र राकेश जी को देखते हैं तो वो उनके पास आकर कहते हैं डैड वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। लगभग आधा घंटा के अंदर 3 हैंडसम पर्सनैलिटी वाले शख्स एक साथ अंदर आते हैं। उनके आते ही सबकी नज़रें उनके ऊपर टिक जाती है। इस बार तो लड़कियां जैसे मौका मिलते ही उनके ऊपर चढ़ जाएंगी ऐसी हरकत कर रही थी। वो तीनों शख्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर सीधे दिनेश जी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं। हैप्पी बर्थडे दादू, थैंक यू मेरे बच्चों, दिनेश जी खुशी से कहते हैं। उसके बाद वो तीनों राकेश जी के पास जाते हैं और फिर रोहिणी जी के पास। उन्हें देखकर ईरा भी उनके तरफ बढ़ जाती है और उनके गले लगाकर बोलती है आई मिस यू सो मच भाई, मिस यू टू बच्चा। वो तीनों एक साथ बोलते हैं। वो सबसे मिलते हैं और फिर अपनी नज़रों से किसी को ढूंढने लगते हैं। आप किसे ढूंढ रहे हो भाई? ईरा मासूमियत से पूछती है। सुजॉय। वो कहाँ है? अनुराग पूछता है। सुजॉय भाई तो शायद अपने रूम में है, ईरा कहती है। तभी सीढ़ियों से नीचे होते हुए सुजॉय आता है। उसने अभी एक सिंपल सा लोअर टी शर्ट में था। उसके बाल भी एकदम मैसी हुए थे, लेकिन फिर भी वो एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, आज घर में पार्टी है और घर का छोटा बेटा रेडी नहीं हुआ है, जैसी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसे देखते ही दिनेश जी गुस्से में बोलती है ये क्या हरकत है सुजॉय, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखे हो और इस हालत में कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ दादाजी, सुजॉय कहता है। बाहर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न, यहाँ पार्टी है और इतने सारे मेहमान हैं और तुम इन्हें छोड़कर बाहर जा रहे हो? आर यू सीरियस? अनुभव हल्का गुस्से में कहता है। मुझे मेहमानों और पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, मेरे लिए इन सबसे ज्यादा जरूरी कुछ और है। सुजॉय बिना किसी भाव के बोलता है। वॉट, ये क्या बदतमीजी है सुजॉय, तुम बड़े भाई से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें बाहर जाना है बेशक है, लेकिन उससे पहले दादाजी को केक काट लेने दो। मेहमान यहाँ से चले जाएं फिर तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना, अनुराग कहता है। ओक फाइन, चलिए केक कट करते हैं, सुजॉय कहता है और एक नौकर से बोलकर केक मंगवाता है। उसके इस रवैया से सभी लोग काफी हैरान थे। दिनेश जी जल्दी से केक काटते हैं। सभी एक दूसरे को केक खिलाते हैं। राकेश जी एक कैमरा वाले को इशारा करते हैं, चलिए इस खुशी के मौके पर एक फैमिली फोटो हो जाए, रोहिणी जी कहती हैं। उनकी बातों से सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी एक जगह पर आते हैं। दिनेश जी के एक साइड राकेश जी और रोहिणी जी और दूसरे साइड में तीनों भाइयों के साथ ईरा खड़ी होती है। वहीं सुजॉय एक साइड खड़ा रहता है जो कि उनके ऑपोजिट साइड में था। कैमरा वाला उनकी कई सारी तस्वीर निकाल लेता है। तभी आरव की नज़र सुजॉय पर पड़ती है। सुजॉय तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ, हमारी फैमिली फोटो को कंप्लीट करो। फैमिली? क्या अभी थोड़ी देर पहले जब कैमरा वाला फोटो ले रहा था तो क्या उस टाइम आपको याद नहीं आया कि मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ? मुझे छोड़िए, शर्मा फैमिली का एक मेंबर इस वक्त यहाँ नहीं, क्या वो आपको नहीं दिखा? फैमिली के मतलब होता है सबका एक साथ होना, लेकिन पूरे पार्टी में किसी को ये याद नहीं आया कि इस पार्टी में एक मेंबर गायब है।
जबकि पूरी पार्टी खत्म हो गई और अभी आपको फैमिली की याद आ रही है। सीरियसली, सुजॉय हंसते हुए कहता है। वो तुम कहना क्या चाहते हो? राकेश जी पूछते हैं। यही कि हम सब यहाँ हैं, पार्टी भी खत्म हो गई, लेकिन क्या किसी को याद आई कि सृजन कहाँ है? हर साल दादाजी के बर्थडे की तैयारी करने वाली लड़की आज यहाँ नहीं है। सबसे पहले उन्हें बर्थडे विश करने से लेकर पार्टी के डेकोरेशन और केक तक को अपने हाथों से बनाने वाली लड़की आज यहाँ नहीं है, लेकिन ये बात किसी को याद नहीं आई, खुद दादाजी भी नहीं। सुजॉय एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहता है। उसके बातों से सभी को याद आता है कि सच में सृजन वहाँ मौजूद नहीं है। CH10 सुजॉय का गुस्सा। सुजॉय की इतना गुस्से में देखकर सभी फैमिली वाले चौंक जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते अनुभव के बॉडीगार्ड ने सभी मेहमानों को घर से बाहर गार्डन में इकट्ठा कर दिया था, जहां वो मजे से खा रहे थे, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता है। इतना गुस्सा तुम्हें किस बात पर रहा है सुजॉय, जरा बताना हमें। तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि हमने सबके सामने तुम्हारा इंट्रो नहीं करवाया, या फिर उस मनहूस लड़की को हमने यहाँ नहीं बुलाया? इस बात का दादाजी गुस्से में बोलते हैं। मुझे आपके इस पार्टी से या फिर आपके सरनेम से कोई मतलब नहीं है दादू, क्योंकि आप तो मुझे अपनी फैमिली मानते ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चा को नहीं मानते हैं, सुजॉय कहता है। सुजॉय माइंड योर लैंग्वेज, आरव गुस्से से बोलता है। सॉरी भाई, लेकिन अब और नहीं, मुझे नहीं चाहिए शर्मा फैमिली का सरनेम। अरे दादू ने तो मुझे उसी वक्त खुद से और इस फैमिली से दूर कर दिया था जब इन्हें पता चला कि मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं। नहीं, मैं आप तीनों के जैसे कोई हार्ड वर्क कर सकता हूं और नहीं इनके उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूं। और आज आप सभी ने मेरे सामने ही एक फैमिली फोटो लेकर यह साबित कर दिया कि मैं और सृजन इस फैमिली के लिए कोई मैटर ही नहीं करते हैं। थैंक यू मुझे ये सब रियलाइज करवाने के लिए। दादू, आपको सबने गिफ्ट दिया ना, तो आज मैं आपको सबसे अच्छा गिफ्ट देता हूँ, और वो गिफ्ट ये है कि मैं सृजन के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आज से और अभी से हम दोनों भाई बहन का शर्मा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। सुजॉय काफी गुस्से में और ऊंची आवाज में बोलते हुए कहता है। वॉट, ये तुम क्या कह रहे हो जॉय? अनुराग पूछता है। वही भाई जो सच है। पूछिए आप अपने प्यारे दादू से कि इन्होंने कब हमें अपनी फैमिली समझा है। मुझसे दूर उसी वक्त हो गए थे और सृजन से दूर ये दादी के मौत के साथ हो गए, जबकि सबको पता है कि दादी की मौत एक एक्सीडेंट के वजह से हुआ है और कोई कारण नहीं था, लेकिन इन्हें लगा कि ये सब सृजन ने किया है। ये उसे इस घर में नहीं देखना चाहते हैं और मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, जिसे मॉम ने लास्ट टाइम हमें सौंपते हुए कहा था, जॉय आज से ये तेरी बच्ची है। आप सब भूल सकते हैं भाई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि हमारी मॉम की मौत इनके वजह से ही हुई थी, सुजॉय चिल्लाते हुए कहता है। जॉय भूलो मत, ये बात सच है कि मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दादू और डैड की कोई गलती नहीं है। आरव बोलता है। अच्छा, अगर वो एक्सीडेंट था तो दादी का मौत गुनाह कैसे हो सकता है भाई? जरा बताएंगे मुझे, क्योंकि मॉम के एक्सीडेंट के टाइम आपके डैड और दादू दोनों ही उस जगह पर मौजूद थे और हमने अपनी आंखों से देखा था कैसे इन दोनों ने मिलकर मॉम को धक्का दिया था। लेकिन दादी के एक्सीडेंट के टाइम तो सृज खुद हॉस्पिटल में थी, तो वो दादी की कातिल हो गई। वाओ, क्या लॉजिक है आप सभी का डॉट, बट आई एम सॉरी, मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता। एंड दादू आप टेंशन मत लीजिए, न तो आपको मेरे इलाज में पैसे लगाने की ज़रूरत है और नहीं मेरी बहन का खर्च उठाने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा ना सही, लेकिन इतना कैपेबल हूँ कि अपनी बहन का और खुद का खर्च अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। और वैसे भी हमारे जाने से आपके फैमिली के रेप्यूटेशन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया शर्मा फैमिली के 3 बेटे और एक ही बेटी के बारे में जानती है, उसमें मैं और सृज कहीं नहीं है। इतना बोलकर सुजॉय बिना किसी के बात को सुने वहां से चला जाता है। वहीं तीनों भाई को जैसे होश ही नहीं रहता है। वो तीनों होश में आते तब तक सुजॉय वहां से जा चुका था। बाहर निकलकर सुजॉय सड़क के किनारे एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है, कैसे जब वो आज शाम को खुशी खुशी अपने दादू के रूम में जा रहा था तो क्या हुआ। फ्लैशबैक, सुजॉय शाम के वक्त रेडी होकर अपने हाथों में एक गिफ्ट लिए दिनेश जी के कमरे में जा रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाज़ा नॉक करने के लिए उठाया, वैसे ही उसके कान में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है न मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और आप चाहते हैं कि मैं पार्टी में बस अपने तीनों बेटे और ईरा का ही इंट्रो करवाऊं? राकेश जी कहते हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे उस निकम्मे बेटे सुजॉय में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जानते हो कि उसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो बाकी के तीनों पोते के अंदर है, और ऐसे लोगों के लिए शर्मा फैमिली में कोई जगह नहीं है। वो और सृजन, वो दोनों ही हमारे किसी काम के नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनके कारण मेरी फैमिली की बर्बादी हो। बस किसी तरह उन्हें इस घर से बाहर करना होगा। उससे पहले उसे उन तीनों से दूर करना होगा। उस लड़की से तो वो पहले ही दूर थे, अब बच्चा है ये लड़का, इससे भी हमें जल्दी ही छुटकारा मिल जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी। इतना कहकर दिनेश जी एक डेविल स्माइल पास करते हैं। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है और सुजॉय अपनी हकीकत में वापस आता है। वो रोड के किनारे बैठे सोच रहा था कि कैसे वो अपनी और सृजन की लाइफ को चेंज करेगा। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है,
भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हो? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि सृजन थी। सृज तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सुजॉय फिक्र करते हुए पूछता है। भाइयों क्वेश्चन का आंसर बाद में, पहले आप मेरे साथ चलो। इतना बोलकर सृजन उसका हाथ पकड़ती है और वहां से लेकर जाने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों सृजन के उस छोटे से घर में थे। वाओ कितना सुंदर घर है। बच्चा ये किसका घर है? सुजॉय पूछता है। भाइयों ये हमारा घर है, हमारी मम्मा का घर। सृजन एक स्माइल के साथ कहती है। मम्मा का घर? सुजॉय कंफ्यूजन से पूछता है। यस भाइयों ये मम्मा का घर है। आपको शायद याद नहीं, ये घर मम्मा ने सबसे छुपकर खरीदा था, जहां वो सिर्फ हम दोनों को ही लेकर आती थी। सृजन कहती है। लेकिन मुझे तो याद नहीं, सुजॉय कहता है। इट्स ओके भाइयों, चलो आज से हम दोनों भाई बहन एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम दोनों हो और ढेर सारी खुशियां हो। सृजन कहती है। कितनी समझदार हो गई है ना मेरी छोटी सी बच्ची। चलो पहले खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं, सुजॉय कहता है। तभी काका उनके लिए खाना लाते हैं और काकी उन्हें परोसती है। खाना खाकर दोनों भाई बहन दूध पीते हैं। दूध पीने के कुछ टाइम बाद ही सुजॉय को नींद आने लगती है। सॉरी बच्चा, बातें हम कल करेंगे, फिलहाल मुझे तो जोरों की नींद आ रही है, सुजॉय कहता है। इट्स ऑक भाइयों, आप ऊपर के तरफ जाओ, वहां का 2 नंबर का रूम आपका है, आप वहां जाकर सो जाओ। सृजन कहती है। सुजॉय वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सृजन उसे देखते हुए कहती है। आई एम सॉरी भाइयों, लेकिन आपके हेल्थ के लिए ये सब करना जरूरी था। मैं अपने सपने को कभी सच नहीं होने दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा, आप खुद की एक नई जिंदगी जिएंगे जहां आपकी फैमिली होगी और आपके लाइफ पार्टनर के रूप में रीति होगी। आप सिर्फ खुशियां डिजर्व करते हैं भाइयों, और उसके लिए आपके बच्चे को जो करना पड़े वो करेगी। सृजन बिटिया आप भी आराम कर लो, काफी रात हो गई है। आप जब से आए हो सिर्फ काम ही किए जा रही हो, काकी कहती हैं। काकी क्या आपको कोई एतराज न हो तो क्या आप दोनों मुझे अपनी गोद में सुला सकते हैं? सृजन पूछती है।